चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प कहानी से। इस कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ 13-14 साल पुरानी कहानी है। दरअसल टाटा मोटर्स का ड्रीम प्रोजेक्ट था टाटा नैनो, जिसके प्लांट को बनाने के लिए तत्कालीन लेफ्ट की सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे इजाजत दे दी। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स को 1000 एकड़ जमीन पर ये नैनो प्लांट बनाना था। लेकिन उसी दौरान सिंगूर के किसानों ने आपत्ति जताई और छोटे मोटे प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गए। लेकिन इन प्रदर्शनों को बड़ा रूप दिया ममता बनर्जी ने, जो कि इस आंदोलन का बड़ा चेहरा होकर निकली। उन्होंने 26 दिन तक यहां पर आंदोलन किया और यही वजह थी कि टाटा मोटर्स को अपने प्लांट को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन फिर टाटा मोटर्स का प्लांट बना कहां? जी हां, गुजरात में। और इसके लिए मंजूरी दी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ सालों बाद जब रतन टाटा से एम फैक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुड एम बताया नरेंद्र मोदी को और बैड एम बताया ममता बनर्जी को। हालांकि रतन टाटा ने किसी को भी बैड और गुड बताया हो, लेकिन इस आंदोलन के बाद से नरेंद्र मोदी की छवि देश के नेता के तौर पर बन गई और ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी और इसका फायदा उन्हें मिला 2011 के विधानसभा चुनावों में। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव, जो कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, उसमें क्या खेल होगा या फिर परिवर्तन होगा? कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 2011 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने 34 साल से सत्ता में काबिज लेफ्ट की सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया और इस तरीके से उखाड़ कर फेंका कि 10 सालों से लेफ्ट सरकार सत्ता से दूर है, वनवास झेल रही है। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में जो होने जा रहे हैं, जो 27 मार्च से शुरू होने वाले हैं, उसमें ममता बनर्जी के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि अब्बास सिद्दीकी भी उनके लिए मुसीबत बनकर खड़े हो गए हैं, जो कि पहले उनके दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आईएसएफ नाम की पार्टी बनाकर अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। किस तरीके से, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। शुरुआत 2011 के बंगाल विधानसभा चुनावों से। ममता के सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन ने उनको बंगाल विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत दिला दी। ममता ने लेफ्ट के 2000 के दशक में बनाए गए घूसखोरी के लिए सिंडिकेट को खत्म करने का वादा भी किया था। मां माटी मानुष के नारे के साथ वो परिवर्तन की बयार की आशा के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। लोग भी 34 साल में लेफ्ट से आजिज आ गए थे। बंगाल में विधानसभा चुनाव 2011 के बारे में बात करें तो लेफ्ट को 40 सीटें मिली थी, टीएमसी गठबंधन को 184 सीटें मिली थी और बीजेपी को 0। वोट शेयर था, लेफ्ट को 30.08%, टीएमसी गठबंधन को 38.93%, बीजेपी को 4.06%। हालांकि आपने भी गौर किया होगा कि बीजेपी जो इस वक्त यानी कि 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, वो 2011 यानी कि कुछ 10 साल पहले के चुनावों में कहीं नजर नहीं आ रही थी। यानी कि बीजेपी के बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में काबिज थी और वो फोकस भी उत्तर भारत के राज्यों में ही कर रही थी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जो कि केंद्र की राजनीति में ना ही बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था और ना ही केंद्र की सरकार या फिर केंद्र के तमाम जो पार्टियां थी वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर करती थी। लेकिन फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पूरे भारत में चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस तो बही गई, लेकिन इसमें नुकसान टीएमसी का भी हुआ। 2014 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी को 34 सीटें मिली थी, लेफ्ट को 2, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4। यहाँ भले ही बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हो, लेकिन वोट शेयर में जबरदस्त उछाल बीजेपी की ओर से देखा गया था। टीएमसी को 39.05%, बीजेपी को 17.02%, लेफ्ट को 29.71%, कांग्रेस 9.58%। उस वक्त पश्चिम बंगाल की ओर पहली बार बीजेपी का ध्यान गया। बीजेपी को लगा कि किस तरीके से पूरा भारत मोदीमय हो गया था और मोदी के नाम पर पश्चिम बंगाल तक में बीजेपी को वोट मिल गए। इसलिए उन्होंने 2016 विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली। लेकिन इस बार लोगों ने बीजेपी को पूरी तरीके से 2016 के विधानसभा चुनावों में इग्नोर किया और एक बार फिर से ममता को जबरदस्त तरीके से जीत दिला दी। यानी कि लोकसभा के चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी को फायदा हुआ था, उससे बिल्कुल उलट 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान हुआ। बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 में टीएमसी को 211 सीटें मिली, लेफ्ट को 26 सीटें, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को 3 सीटें। वोट शेयर की बात करें तो 2016
2016 के चुनावों में टीएमसी का वोट शेयर रहा 71.5%, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का रहा 26.2% और बीजेपी का 10.02%। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के हौसलों को जबरदस्त धक्का तो लगा, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी कोशिश छोड़ी नहीं। 2019 के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी और 2021 विधानसभा चुनावों के लिए भी बीजेपी ने तैयारी करनी शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया चुनाव के लिए तैयारियां करने के लिए। हालांकि सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी को 2 बार लोकसभा चुनावों में जबरदस्त फायदा मिला, लेकिन विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचा। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जब लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिली। लोकसभा 2019 में बंगाल में सीटें 42 थी, बीजेपी को 18 सीटें मिली और टीएमसी को 22, जिसमें सबसे बड़ा ध्यान ये गया कि जहां पहले विधानसभा चुनावों तक बीजेपी का अस्तित्व सिर्फ 28 सीटों का था, वो लोकसभा चुनावों में 128 सीटों तक प्रभाव फैल गया। वोट शेयर के बारे में बात करें तो टीएमसी का 43.3% वोट शेयर था और बीजेपी का 40.3%, यानी कि बीजेपी को कुल वोट मिले थे 2,30,28,343 और टीएमसी को 2,47,56,985। तो क्या वजह थी कि बीजेपी धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में घुसने लगी थी। दरअसल बंगाल के बारे में यह कहा जाता है कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है वो अभी तक बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी शुमार थी, चाहे वो लेफ्ट पार्टी रही हो या फिर टीएमसी, सभी लोग समाजवादी धारा पर ज्यादा जोर करते थे। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सामाजिक ताने बाने पर ज्यादा जोर दिया और यही देखा होगा आपने 2021 के विधानसभा चुनावों में कि एक तरफ बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है और ममता बनर्जी भी मजबूर होकर चंडी पाठ पढ़ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं आईएसएफ नेता अब्बास सिद्दीकी। सिर्फ 34 साल की इनकी उम्र है, लेकिन इनका प्रभाव पश्चिम बंगाल की 90 से लेकर 100 सीटों पर इतना ज्यादा है जो ममता बनर्जी के वोट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। दरअसल अब्बास सिद्दीकी का पहले राजनीति से बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट मतलब नहीं था। वो ममता बनर्जी के भी बड़े खासम खास थे। जब नंदीग्राम और सिंगूर में आंदोलन ममता बनर्जी कर रही थी, उस वक्त अब्बास सिद्दीकी और उनके परिवार ने उनका जबरदस्त समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही अब्बास सिद्दीकी को राजनीति में दिलचस्पी होने लगी, वो ममता बनर्जी से दूर होने लगे। सबसे खास बात यह है कि अब्बास सिद्दीकी पूरे पश्चिम बंगाल में 90 से लेकर 100 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, यानी कि लाखों वोटर्स अब्बास सिद्दीकी को फॉलो करते हैं जो ममता बनर्जी के ही वोटर हैं। चलिए आपको आंकड़ों से बता देते हैं कि बंगाल की 294 सीटों में से लगभग 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी का अनुपात 27 से 30% तक है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% के ऊपर है। इन जिलों में फुरफुरा शरीफ के लाखों फॉलोवर है जो हर साल अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ स्थित हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों के मजार की देखरेख करते हैं, वहां जियारत करने आते हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी के वो वोटर जो पहले यानी कि 2011, 16, 19, 14 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को वोट डालते थे, अब क्या वो अब्बास सिद्दीकी को वोट डालेंगे? और अगर वो अब्बास सिद्दीकी को वोट डालेंगे तो इससे नुकसान ममता बनर्जी को सीधे तौर पर होगा और इससे फायदा बीजेपी को भी सीधे तौर पर होगा। अब आपको बता देते हैं कि पूरे देश भर में जो अलग अलग ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं उसमें कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है। दरअसल जो अलग अलग ओपिनियन पोल हुए हैं उसमें यह सामने आया है कि ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत कम सीटों के साथ। तो वहीं इस बार आपको यह भी बताते चले कि बीजेपी की सीटें तिहाई आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें लेफ्ट और कांग्रेस की तो उनकी सीटें अभी भी दहाई के आसपास में ही हैं। आपको बताते चले कि बंगाल में 27 मार्च से चुनाव होने हैं और 2 मई को हमें पता चलेगा कि बंगाल में कौन बन रहा है मुख्यमंत्री।